अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से आपके साथ लाइव अपडेट में और अब तक के अपडेट में आपको बताते चले कि मुद्दे बड़े गर्म हो रहे हैं। एक तो चीन का मुद्दा, उससे पहले कोविड आया था और अब चीन के साथ साथ नेपाल भी कुछ कुछ गर्मी दिखाने लगा है। शाबजी भी अब गर्म हो चुका है और इस सारे के बीच में मुद्दे के सबसे पहले बात की जाए तो एनकाउंटर भी कश्मीर में है। तो सबसे पहले एनकाउंटर की खबर, आपको कुछ न कुछ मालूम हो ही गया होगा। सुबह सुबह पापोर के इलाके में एनकाउंटर होता है, पहले गोलीबारी होती है, रुक जाती है, उसके बाद दोबारा गोलीबारी होती है और इस सारी सूरत-हाल के दौरान एक मिलिटेंट के मारे जाने का बताया जाता है और उसके साथ साथ एनकाउंटर के हवाले से अभी तक इलाके में मुआसरा जारी है। ये खबर पापोर के इलाके से, लेकिन बाद दोपहर यानी करीबन 2 बजे शोपियां के इलाके से भी खबर आई कि वहाँ भी इनकाउंटर शुरू हुआ है और वहाँ भी मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद इलाके को फोर्सेज ने अपने नरगे में लिया है और इस दौरान ये गोलीबारी की खबरें आई हैं। अंदर की खबर आपको बताते चलें, लगभग इस महीने में यानी जून के महीने में, जहां जून की गर्मी थी, वहीं मिलिटेंसी में मुखालिफ ऑपरेशन भी जारी रहे और इस दौरान 20 के करीब मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। लेकिन गर्मी सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिल रही है तो वो लद्दाख की गलवान पहाड़ी से शुरू हुई, लद्दाख के आसपास के इलाकों में पहुंची हुई है। गलवान पहाड़ी से खबर यही कि गलवान पहाड़ी पर आज भी बातचीत का सिलसिला जारी रहा। परसों जो कुछ भी हुआ था उसके बाद दिल्ली ने सख्त रुख अपनाया था और साफ तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने अपने उस मीटिंग में बताया था कि जवाब दिया जाएगा, तारीख भूल नहीं पाएगी। लेकिन कुछ हल्के ये भी बताते हैं कि ये गलवान की पहाड़ियाँ अब दुनिया की नई तारीख लिखने वाले भी हैं, क्योंकि इससे पहले कोविड एक तारीख लिख चुका है, हिस्ट्री लिख चुका है और कोविड ने जहां दुनिया बदली है, अब यही भी कहा जाता है कि गलवान पहाड़ियों से शुरू हुआ मार्का दुनिया तक फैल सकता है। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि ये एक आलमगीर जंग में भी तब्दील हो सकता है। लोगों का कहना है, जो हिस्ट्री जानते हैं और हिस्ट्री के साथ साथ जो दुनिया पे नजर रखते हैं, उनका कहना है कि अगर गलवान की पहाड़ियों पे बातचीत मुकम्मल नहीं होती है, वहाँ की सूरत-हाल में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर ये आलमगीर जंग में, वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है। क्योंकि बात बनते बनते आगे जाएगी तो आगे जाते जाते दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। फिर जो कोल्ड वार पहले ज़माने में हुआ करता था, दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, कभी अमेरिका वर्सेस रशिया था और अब चाइना वर्सेस वर्ल्ड हो जाएगा। और इस चाइना वर्सेस वर्ल्ड के बीच में जहां हिंदुस्तान का सपोर्ट अमेरिका को तो मिलना ही मिलना है, इसराइल भी मदद करेगा, इंग्लैंड भी साफ जाहिर है हिंदुस्तान की मदद करेगा, जापान भी करेगा। लेकिन बड़े ममालिक में चाइना के साथ बताया जाता है कि पाकिस्तान होगा और जब पाकिस्तान हुआ तो तुर्की भी होगा और अगर तुर्की हुआ तो फिर साफ जाहिर है इसराइल एक तरफ से मुखालिफ होगा। तो मुखालिफ इसराइल जब बात करेगा, तो जब मामला करेगा तो वो सऊदी के खिलाफ करेगा। ग्रेटर इसराइल का उसका ख्वाब जो है वो पूरा करते हुए सऊदी और दूसरे इस्लामी ममालिक पर हमला करने की कोशिश करेगा और इस सारे के बीच में तार फैलते जाएंगे और साफ जाहिर है जब तार फैलेंगे तो दुनिया एक नई आलमगीर जंग में, वर्ल्ड वार में तब्दील भी हो सकती है। तो इसीलिए इसी सारी वर्ल्ड वार को रोकने के लिए दुनिया में मुतहरिक हो चुके हैं, मामला मुतहरिक हो रहे हैं और इस वक्त जो टेंशन गलवान की पहाड़ियों से शुरू हुआ है वो दुनिया में फैलने से पहले या अपनी बड़ी तबाही लाने से पहले उसको अभी ही डीएस्केलेट करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इस सारे के बीच में गलवान पहाड़ियों के बारे में आपको बताता चलूं कि कभी लद्दाख एक बड़ा रास्ता होता था साउथ एशिया के लिए और कश्मीर से होते हुए जब लद्दाख और लद्दाख से आगे जाते हुए समरकंद, बुखारा, काशगर और दूसरे ममालिक या दूसरी जगहों पे जाया करते थे, तो इसी इलाके से जाया करते थे। और गलवान पहाड़ियाँ करीबन 300 किलोमीटर दूर लेह से हैं और इन पहाड़ियों पर अभी तक नो मैन्स लैंड था, यानी यहाँ पे रूटीन की पेट्रोलिंग होती थी, कोई पूरी तरह से ज्योग्राफी जो उसकी थी वहाँ पे नो हथियार उस समय पेट्रोलिंग नहीं होती थी। लेकिन पिछले दिनों के वाक़ात के बाद अब हथियार पहुँचना शुरू हो चुके हैं। चीन के हवाले से जो इमेज आई हैं उसके हवाले से ये भी मालूम हुआ है, बताया जाता है कि चीन ने बड़ा फौजी जमावड़ा किया है, उधर से उसने सड़क भी बना रखी है गलवान पहाड़ियों की तक और इधर से भी बताया जाता है कि सड़क बन चुकी है। याद होगा 3 साल पहले तब के वजीर दिफा ने उस सड़क का इफ्तिताह भी किया था और कहा जाता है कि रास्ता, ये सड़क ही बड़ा तनाज़े की वजह है। लेकिन चीन के हवाले से यहाँ खबरें आ रही कि 5 जगहों से चीन ने इन्फिल्ट्रेशन लद्दाख के यानी सौदर्न लद्दाख में, नॉर्दर्न लद्दाख में की है और ये 5 पोस्ट को आगे इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए नहीं बल्कि वापस धकेलने के लिए इधर से फौजें जा चुकी हैं। कश्मीर से भी कल रात को बड़ी तादाद में फौजें लद्दाख भेजी गई और चंडीगढ़ से भी फौजें लद्दाख पहुंचाई गई हैं। लद्दाख का पूरा एरिया इस वक्त फौजी जमावड़े में तब्दील हो चुका है और लद्दाख में खौफ, दहशत भी है, डर भी है। लेकिन
चीन के रोकने के लिए, चीन को वापस धकेलने के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं। और इन्हीं इकदाम के हवाले से 19 की तारीख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में सियासी जमातें और सियासी जमातों के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की मीटिंग, और इस मीटिंग के दौरान क्या फैसला लिया जाता है, ये उसी दिन फैसला तय हो जाएगा कि चीन को किस तरह से जवाब देना है। ये चीन की बात, लेकिन चीन के होते हुए पाकिस्तान खामोश रहता हो नहीं सकता था। और पाकिस्तान और हिंदुस्तानी अफवाज के दरमियान आज गोलाबारी कह सकते हैं हम, वो मत्सिल सेक्टर, कुपवाड़ा के मत्सिल सेक्टर में हुई है। और अभी आखिरी खबरें मिलने तक ये गोलाबारी जोर की जारी गोलाबारी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल का मत्सिल का इलाका गर्म है। आपको ये भी याद होगा कि 2019 के पहले दिन जो गोलाबारी शुरू हुई थी वो 2020 के आज की तारीख तक भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अफवाज के दरमियान नहीं रुकी है। ये गोलाबारी कभी बगतौर, कभी किसी और सेक्टर में, कभी पुंछ, कभी राजौरी, लेकिन घूमते घूमते आखिरकार जम्मू कश्मीर की सरहदों पर यह तनाव आज भी जारी। और इस जारी तनाव के बीच में एक दुनिया बड़े खतरे से दो चार, पहले ही कोविड की मार और उस पर एक और खतरा, और ये खतरा कितना संगीन होगा, दुनिया को कहां तक ले जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सियासी तजिया निगार हैं बहुत डरे हुए हैं, और डरे इसलिए हैं कि आने वाले दिन ज़्यादा संगीन भी हो सकते हैं, क्योंकि चीन की खरमस्तियां हैं और उन्हीं खरमस्तियों के बीच में कोई न कोई बड़ा, जिस तरह कल का वाक़ा हुआ जिसमें फौजी मारे गए, उसके बाद कहीं और ऐसा कोई वाक़ा पेश ना जाए, या कोई खरमस्त चीनी फौजी ही वहाँ पे कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे टेम्परेचर और गर्म हो जाए और बढ़ जाए और यूं सिचुएशन और ही ख़राब हो जाए। हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात के बीच में अब उस नहज पे पहुँचे ये ताल्लुकात जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत संगीन रुख इख्तियार भी कर सकते हैं। लेकिन इधर के मामलात में कोविड और कोविड के हवाले से आप ज़रूर जानते होंगे आज भी 2 अमवात हुई है। ये 2 अमवात श्रीनगर और साउथ से हुई है, और दोनों अमवात में बुजुर्ग लोग जो हैं वो इसका निशाना बने हैं। और कोविड के बारे में पहले ही माहिरीन बता रहे थे कि जो हमारे सीनियर सिटीजन होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके लिए बड़ा ख़तरा है, वालिदैन के लिए बड़ा ख़तरा है। तो आपसे भी गुजारिश कि आप जब घर जा रहे हैं तो ज़रा एहतियात करिएगा, अपने बुजुर्गों से पहले अपने आप को सैनिटाइज़ करिए, उनसे मिलने से पहले अपने आप को सैनिटाइज़ करिए। और ख़ास ख्याल रखिए कि अगर आप में कहीं ये सिम्टम आ चुका है या आ सकता है तो अपने बुजुर्गों से दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है जवानी के जोश में ये आपका कोविड का वायरस आपको कुछ ना कर सके। आप एसेप्टिक हूँ, आप में कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी हो सकता है आपके पास ये वायरस हो सकता है। क्योंकि कभी कभी माहिरीन ये भी बताते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वायरस आया होता है और चला भी गया होता है, पता नहीं चलता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो एहतियात फिर भी ज़रूरी है, और इस ज़रूरी एहतियात में अपने बुजुर्गों से आपका ख्याल रखना है। लेकिन एक और एहतियात की बात नहीं करें, इन दिनों करोना है, लेकिन एक और नारा भी अब शुरू हो रहा है, और वो है बरोना बरोना बरोना। और ये बरोना 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 कौन कर रहा है, शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन हम बता देते हैं। ये हमारी जो फीस का मामला है ये बरोना बरोना है। बिजली का बिल है, बिजली की फीस है तो बरोना, उसके साथ साथ पानी का बिल है बरोना। वो सब कुछ मान लेते, कर लेते, लेकिन प्राइवेट स्कूल पहले तालीम के मैदान में बता रहे थे कि एजुकेशन में जो स्कूल ट्यूशन फीस है वो बरोना, उस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत का भी अहकामात आ गए तो बरोना चल जाता। लेकिन अब कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट फीस भी बरोना। अब ट्रांसपोर्ट फीस बरोना किस खाते में, गाड़ी उनकी, न पेट्रोल जला न डीजल गाड़ी में चला, गाड़ी बैठी हुई थी, ड्राइवर को आधी तनख्वाह दी, तो बरोना किस मामले में पेरेंट्स पे बोझ पड़ेगा। ये बोझ जो है ये स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो है बार बार वालिदैन पे डालते रहते हैं। सरकारी मुलाजिम जिनको तनख्वाह वगैरह मिली वो दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या जो रेडे पे काम करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट रहे, उनका क्या। क्योंकि 5 अगस्त के बाद आज तक लगभग किसी का काम नहीं हो सका है, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तो हड्डी पसली एक हुई है सारी सिचुएशन के दौरान। तो फिर ये बरोना कैसे हो सकता है। और सरकार ये भी इन स्कूल मालिकान से पूछ ले कि असातिज़ा को सभी जो आपके यहाँ काम करते हैं उनको तनख्वाह दी है। हमें कई स्कूलों की ये खबर ही हम तक पहुँची, और उनकी हम तहकीकात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ असातिज़ा को तनख्वाह नहीं दी गई है, चाहे उनसे ऑनलाइन काम लिया हो या ना लिया हो, लेकिन तनख्वाह नहीं दी गई है। और जिस किसी उस्ताद ने वहाँ प्राइवेट स्कूलों से तनख्वाह मांगी उसको बताया गया कि उसकी छुट्टी हो सकती है। अब छुट्टी के डर से कौन उनके साथ झगड़ा करेगा, कौन उस्ताद अपनी रोजी रोटी पे लात मारेगा, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है, बाहर नहीं आ रही है। लेकिन अंदर अंदर से हमें खबर मिली है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो इन्होंने अपने उस्तादों को, अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं दी, अपने स्टाफ को तनख्वाह नहीं दिया। लेकिन
ये खुद तनख्वाह नहीं देंगे मुलाजिम को, खुद टीचर को तनख्वाह नहीं देंगे, खुद वहाँ के स्टाफ मेंबर को तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन वालिद को किसी न किसी तरीके से उसकी हड्डी पसली एक करने की कोशिश करेंगे, कमर तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले बरोना, तो बरोना में पहले बरो जी आपका ट्यूशन फीस, और अब बरोना, और ये हो गया ट्रांसपोर्ट फीस। और उसके बाद आपको बताता चलूँ, आपको एक और बरोना भी है। जी हाँ, आपको एनुअल फीस भी अब बरोना होगा। स्कूल गया बच्चा या ना गया, लेकिन अरोना आपको बरोना होगा, और ये एनुअल फीस बरोना होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल हैं और उनको कमाना है। और ये कमाना किस तरह से है, नाजायज़ मुनाफाखोरी पे हम बात करते हैं, लेकिन इन स्कूल मालिकान के हवाले से सरकार बात नहीं करती है। शायद सरकार के कुछ ओहदेदारों के अपने स्कूल भी हैं, इसलिए ये सब कुछ नहीं किया जाता है। तो सरकार तक ये बात पहुंचाने की कि ज़रा गौर करिए किस किस ब्यूरोक्रेट की किस किस प्राइवेट स्कूल में हिस्सेदारी है, वरना क्यों ऐसा होता है कि मनमानियाँ उनकी अरूज पे हैं। और मनमानियाँ आयुष्मान भारत के हवाले से भी, सरकार की एक अच्छी खासी स्कीम है आयुष्मान भारत, लेकिन ज़मीनी सतह पे कहाँ इम्प्लीमेंट होती है। कुछ कार्ड भी लोगों को बनाए, किसी को गोल्ड कार्ड दिया गया, तब मालूम हुआ था शायद इसको बड़ी तादाद में सोना मिलेगा, लेकिन बाद में यही हुआ कि गोल्ड कार्ड सिर्फ गोल्ड कार्ड इसलिए है क्योंकि उससे आपकी सेहत का ख्याल रखती है सरकार, रखती है। आपके इलाज पे जो खर्च आएगा वो सरकार देती, और जिसके पास ये गोल्ड कार्ड होगा। लेकिन इस गोल्ड कार्ड को कहाँ पे इस्तेमाल करें, हमें मालूम हुआ था सोरा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन श्रीनगर के सोरा में हमें मालूम हुआ कि वहाँ तो वो दफ्तर ही बंद है, क्योंकि वहाँ कोविड आ चुका है और कोविड की वजह से उस दफ्तर को बंद किया है। ये हम नहीं बता रहे हैं, वहाँ की जो नोडल अफसर है डॉक्टर सोजैन, उनसे हमने पूछा कि आपका दफ्तर, जो नोडल अफसर है आयुष्मान, उसका पूछा कि दफ्तर बंद क्यों है, तो कहा कोविड आ गया इस वजह से दफ्तर बंद। तो कोविड के हवाले से कितना और बंद किया जाएगा, या कोविड के डस्टबिन में और कितना डाला जाएगा, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे, ये आवाम भी जानना चाहेगी कि कहीं कोई मर जाए तो कोविड, कहीं कोई चलता हुआ हो तो कोविड। ये कोविड आखिर कितनों को ले डूबेगा, आयुष्मान भारत को भी क्या ले डूबेगा। हमारी रियासत में बहुत कुछ निराला है, हम भी निराले, हमारे मिजाज भी निराले, लेकिन फ़िलहाल निराले मिजाज के साथ ही आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा। श्रीनगर के स्टूडियो से मेरे साथ साहिल भी रहे, समीर वानी भी रहे, आबिद कादिर भी रहे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आपसे 6:30 बजे ग्राउंड रिपोर्ट में होगी मुलाकात। लद्दाख की सैर भी आपको कराऊंगा, और उसके साथ साथ मच्छर की गाठियों में भी दिखाऊंगा क्या कुछ हो रहा है 6:30 बजे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।